हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको जो शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए वर्तमान में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में यूडाइस फॉर्म भरा जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। इस पूरे फॉर्म को हम डिटेल में बताएंगे कि ये किस तरह आपको भरना है। जो खासकर हमारे पुराने टीचर्स हैं उन्हें तो ये भरना अच्छी तरह से आता है। जो नए टीचर्स स्कूल में बने हैं अभी और जिनके पास अभी स्कूल का चार्ज है, या कुछ टीचर ऐसे हैं जो इनके पास स्कूल का चार्ज अब आ गया है, या और जो भी टीचर्स हैं जिन्हें इसे भरने में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिए तो आप जो है इस यूडाइस प्लस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसे ऑनलाइन भी किस तरह से भरेंगे। सबसे पहले हम इसे ऑफलाइन भरना सीखते हैं। तो ये आपको इस तरह से एक यूडाइस का फॉर्म आपकी बीआरसी से मिल जाएगा। ठीक है, इस बार इसका नाम यूडाइस प्लस है, या इसे डीसीएफ भी कहते हैं। हिंदी में उसे कहते हैं डाटा संकलन प्रपत्र। हमारे स्कूल की जो भी सुविधाएं होती हैं, बच्चों की हो, ड्रेस की हो, या स्कूल के अंदर जो भी ढांचा होता है उसका आधारभूत, वो सभी इसमें भर के जाता है। इसी के आधार पर सरकार अपनी आगे की योजनाएं बनाती है। तो इसमें जो भी सूचनाएं देनी है आप वो एकदम सटीक और सही दें, क्योंकि इसकी सूचनाओं के आधार पर ही हम आगे की योजनाएं सरकार बनाती है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है इसके 11 भाग हैं, शुरू में लिख रखे हैं। भाग 1 में स्कूल का विवरण है, भाग 2 में भौतिक सुविधाएं उपकरण है स्कूल में जो है, भाग 3 में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के बारे में है, और भाग 4 से यहाँ से आपके नामांकन हैं, फिर उसके बाद सुविधाएं हैं, फिर परिणाम है, आय व्यय, पीजीआई, अन्य संकेतक, और लास्ट में स्कूल की सुरक्षा। इस तरह से ये 11 भाग हैं। कोशिश कीजिएगा इस फॉर्म में कोई भी काटा पीटी ना हो, और फॉर्म को पहले पेंसिल से भर लें और उसके बाद इसे आप पेन से भरें। और पेन से फॉर्म को भरना है तो चलिए इस फॉर्म को शुरू करते हैं। इस फॉर्म में टोटल 24 पेज हैं। हम 1 बाय 1 सारे पेजों को ढंग से भरेंगे। ये इस डीसीएफ फॉर्म का पहला पेज है, जिसमें हमें अपने स्कूल की लोकेशन का विवरण देना है कि स्कूल हमारा कहाँ स्थित है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपका यूडाइस कोड जो होगा स्कूल का वो लिखा होगा। इसके बाद दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है भौगोलिक स्थिति, यानी कि अक्षांश और देशांतर, इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो आपको ये चीज़ें मोबाइल में अपनी निकालेंगे। एप्लीकेशन है एक, वो मैं आपको बता दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा अगर आप चाहें तो, या उसकी एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं लिंक भी दे दूंगा कि आप जो है अपने स्कूल की अक्षांश और देशांतर कैसे निकालेंगे, और उसे यहाँ पर बिल्कुल सटीक भरना है, क्योंकि इस बारे में सरकार की तरफ से आदेश आया है, विभाग की तरफ से, कि इसे बिल्कुल सटीक ही भरना है। इसके बाद यहाँ पर अपने स्कूल का नाम, और उसमें ज़्यादातर जानकारी पहले से ही प्रिंट हो जाती है, अगर कोई बदलाव है तो उसे कर सकते हैं। यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल आपका गांव में या शहर में है उस गांव का नाम लिखना है या उस शहर का नाम लिखना है, गांव का नाम ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और वार्ड नंबर लिखना है आपको अगर शहर में है तो, समूह संसाधन केंद्र यानी कि अपनी बीआरसी या सीआरसी का नाम लिखना है, जहाँ पर आपका स्कूल स्थित है उसका पिन कोड, ग्राम पंचायत का नाम लिखना है जहाँ पर आपका स्कूल है, सामुदायिक विकास ब्लॉक, मंडल, तालुका, तो यहाँ पर ब्लॉक लिख दें आप जिस ब्लॉक में आपका स्कूल है, बरसाहट का नाम यानी कि आपका स्कूल कहाँ पर स्थित है, वो गांव का नाम ही आएगा, और अगर शहर में स्थित है तो मोहल्ले का नाम आएगा। गांव के स्कूलों के लिए तो गांव का नाम ही आना है ज़्यादातर जगह पर। शिक्षा ब्लॉक, ब्लॉक का नाम आना है। विधानसभा क्षेत्र आपका इसी ब्लॉक का नाम ही होता है, ब्लॉक और विधानसभा क्षेत्र सेम होते हैं। संसदीय क्षेत्र, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, संसदीय क्षेत्र वो होता है जहाँ पर आपका एमपी यानी कि सांसद है। संसदीय क्षेत्र पूरे जिले का एक होता है। कभी कभी क्या होता है कि जिले में अगर 16 ब्लॉक हैं तो कुछ ब्लॉक जो हैं वो दूसरे संसद क्षेत्र में चले जाते हैं और कुछ ब्लॉक दूसरे संसद क्षेत्र में होते हैं। तो आप अपने ब्लॉक का देखिए कि वो कौन से संसद क्षेत्र में आता है। ठीक है, जिला भले ही उसका एक होता है पर संसद क्षेत्र जो है वो बदल जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ। नगर पालिका का नाम ये शहर के लिए है, शहर का नाम ये शहर के स्कूलों के लिए है। यहाँ पर आपके अपने स्कूल का पता मतलब केवल नाम और गांव का नाम लिखना है बस। इसके बाद संपर्क विवरण है। संपर्क विवरण में आपको स्कूल के प्रमुख का एसटीडी कोड, लैंडलाइन नंबर तो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, ये तो प्राइवेट स्कूलों के लिए है। हमें यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद है प्रतिवादी का संपर्क नंबर। प्रतिवादी कौन है वो इन्होंने नीचे लिख रखा है। प्रतिवादी इस फॉर्म को वास्तव में भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, जो भी इस फॉर्म को वास्तव में भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है वो है प्रतिवादी। तो यहाँ प्रतिवादी का नाम लिखा जाएगा,
यहाँ प्रतिवादी का संपर्क नंबर, एसटीडी नंबर तो होगा नहीं तो मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। आप अपने स्कूल की एक ईमेल आईडी जरूर बना लें क्योंकि इस बार विभाग की तरफ से वो मांगी गई है, और स्कूल की वेबसाइट अगर हो तो डाल दीजिए, वरना तो रहने दीजिए। तो ये हमारा पेज नंबर 1 भर गया है। पेज नंबर 2 शुरू करते हैं। पेज नंबर 2 पर है सबसे पहले पॉइंट 1.15 स्कूल की श्रेणी। श्रेणी का मतलब है कि आपका स्कूल प्राइमरी है, जूनियर है या फिर कंपोजिट है, और इसमें केवल कोड भरना है। तो कोड यहाँ पर नीचे 3 कोड होंगे आपके काम के, या तो प्राइमरी होगा स्कूल, या आपका प्राइमरी विद अपर प्राइमरी होगा, या अपर प्राइमरी ओनली। तो इन तीनों में से ही कोई सा एक कोड हमारे काम का है। अगला है स्कूल में सबसे छोटी व सबसे बड़ी कक्षाएं। सबसे छोटी कक्षा प्राइमरी के लिए 1, बड़ी होगी 5, जूनियर के लिए 6ठी होगी सबसे छोटी और बड़ी होगी 8, और कंपोजिट स्कूल के लिए 1 से 8 तक। क्या पूर्व प्राथमिक सेक्शन आंगनवाड़ी स्कूल से संबद्ध है? नहीं, वो हमारे लिए संबद्ध नहीं होता है। स्कूल का प्रकार लिखना है आपको, बालक है, बालिका है, सहशिक्षा, इनमें केवल कोड भरने हैं आपको 1, 2, 3 बस। बाकी आप जब ऑनलाइन फीड करेंगे तो वो अपने आप आगे लिखा हुआ दिख जाता है, जैसे इसमें दिख रहा है। स्कूल का प्रबंधन हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन करेगा। इसमें 1 नंबर कोड डालना, केवल 1 लिखना है आपको, ये पूरा भी नहीं लिखना, केवल 1 लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगला है कक्षा में अनुभाग, सेक्शन। अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन। तो हमारे स्कूलों में सेक्शन नहीं चलते हैं, तो इसमें हमें केवल अगर सेक्शन नहीं है तो 1 लिखना है, तो हम केवल 1 इसमें लिख देंगे। स्कूल का स्थापना वर्ष, जो भी आपके स्कूल का स्थापना वर्ष है वो आप लिख देना है। यहाँ से जो पॉइंट है आगे के, केवल सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए हैं, तो ये हमारे लिए नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष लिखना है। आगे ये लिखना है क्या ये स्कूल CWSN संबंधी एक विशेष स्कूल है। CWSN क्या होता है? दिव्यांग बच्चों के लिए, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल है, यदि हाँ तो आगे की डिटेल भरनी है, यदि नहीं तो ये आगे की डिटेल सारी छोड़ देनी है। फिलहाल ये हमारे सरकारी स्कूलों के लिए है नहीं, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। मैं आगे आता हूँ। पॉइंट नंबर 1.23 हो गया। पॉइंट नंबर 1.24, क्या यह एक पाली में चलने वाला स्कूल है? वो क्या यह पाली में चलने वाला स्कूल है? हमारा स्कूल एक ही पाली में चलता है केवल, जो कि उसकी टाइमिंग फिक्स होती है हमारे विभाग द्वारा। हमारा स्कूल 2 पाली में नहीं चलता है, तो यहाँ नहीं आएगा। क्या यह आवासीय स्कूल है? जी नहीं, हमारे परिषदीय स्कूल आवासीय नहीं होते, तो यहाँ 2 लिख देंगे। आवासीय स्कूल होता तो उसका प्रकार यहाँ पे इनमें से छांट के लिखना है। ये प्राइवेट स्कूलों के लिए है। क्या बोर्डिंग आवासीय निम्नलिखित चरण की? ये हमारे लिए नहीं है। 1.26 पॉइंट पर आए, क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है? जी नहीं, हमारे स्कूल से अल्पसंख्यक समुदाय का कोई मतलब नहीं होता, तो ये सारे पॉइंट हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए पॉइंट आएगा 1.28, स्कूल में पढ़ाने का क्या माध्यम है? तो हम अपना माध्यम लिख देंगे हिंदी। अगर अंग्रेजी मीडियम कोई स्कूल है तो वो हिंदी के बाद दूसरे माध्यम में यहाँ पर इंग्लिश लिख देंगे, या केवल अंग्रेजी मीडियम में ही चल रहा है तो केवल इंग्लिश। वैसे अंग्रेजी मीडियम में तो कोई स्कूल पूरा नहीं चल रहा है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम वो लिख दें। पेज नंबर 3 है विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषाएं। तो यहाँ पर आप विषय के रूप में कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाते हैं वो आप लिख देंगे। इनके कोड लिखने हैं, हमें केवल भाषाओं के कोड ऊपर दे रखे हैं। हिंदी के लिए 4 लिखना है, संस्कृत के लिए 14, उर्दू के लिए 18, इंग्लिश के लिए 19। तो आप केवल यहाँ कोड लिखेंगे, ये भाषाएं उनके आगे ऑनलाइन सिस्टम में अपने आप लिखी हुई आ जाती हैं। थोड़ा जल्दी मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, काफ़ी बड़ा फॉर्म है। इसके बाद अगला पॉइंट है नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी। आपके स्कूल के आसपास जितने भी स्कूल हैं, प्राइवेट हैं चाहे सरकारी हैं, उनकी दूरी बतानी है। यानी कि प्राथमिक स्कूल आपके स्कूल से कितनी दूर है? तो 0 किलोमीटर, क्योंकि प्राथमिक तो हमारा ही स्कूल है। माध्यमिक स्कूल इंटर कॉलेज कितनी दूर है वो बताना है। उच्च प्राथमिक यानी कि जूनियर स्कूल कितनी दूर है? हो सकता है कैंपस में ही हो तो 0 लिख देना है। उच्च माध्यमिक स्कूल कितनी दूर है वो लिख देना है, ठीक है। किलोमीटर में दूरी लिखनी है आपको, 3, 3.5, 4 इस तरह से। इसके बाद है अगला पॉइंट, क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है? यदि हाँ है तो 1 लिखें, ना है तो 2। मैं आपको फिर बताता हूँ, आपको केवल इसमें नंबर लिखना है, ठीक है। हाँ या ना, यस और नो नहीं लिखना है, केवल नंबर फिल करना है। यस नो ऑनलाइन सिस्टम की वजह से फॉर्म पर दिख रहे हैं। अगला पॉइंट है, क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है? बहुत से आंगनवाड़ी केंद्र हमारे स्कूल के अंदर ही स्थित होते हैं, लगभग सारे ही स्थित होते हैं, एक आध कोई बाहर होता है, तो हमें हाँ लिखना है, यदि नहीं है तो हमें नहीं लिखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है शिक्षण दिवसों की संख्या। गत शैक्षिक वर्ष में शिक्षण दिवस कितने आए हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। गत शैक्षिक वर्ष का मतलब यहाँ पर सत्र 2019-20 से है, ये और मैं बता दूँ आपको। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है क्योंकि ये 2021-20 का भरा जा रहा है, तो इस पूरे फॉरम में जहाँ भी गत शैक्षिक वर्ष की बात होगी वो 2019-20 के लिए कही गई होगी।
ठीक है। तो इसमें जो हमें शिक्षण दिवस भरने हैं वो भरने हैं 210, कि मैं आपको बता देता हूँ, आपको नहीं पता होगा तो। अगला पॉइंट है पॉइंट 1.38 और 1.39। ये दोनों पॉइंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ और इसमें आपको क्या भरना है। पॉइंट 1.38 ये है कि बच्चों को औसत समय स्कूल में कितनी देर ठहरना है, तो उसमें आप लिखेंगे 6.0 यानी कि 6 घंटे, और अध्यापकों को कितनी देर ठहरना है उसमें लिखेंगे 6.30 यानी कि 6.5 घंटे। ठीक है। उसके बाद है क्या CCE पैटर्न सतत एवं व्यापक मूल्यांकन स्कूल में लागू है? जी हाँ, वो हमारे स्कूल में लागू है, तो यस कर देंगे। क्या छात्रों का संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है? जी हाँ, हम अपने छात्रों का सारा रिकॉर्ड तैयार रखते हैं, यस। छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है? जी हाँ, किया जाता है। ठीक है। इसके अगला पॉइंट है केवल प्राइवेट गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए, ये केवल प्राइवेट स्कूलों के लिए है, हमें ये भरना नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या पॉइंट है। ये पॉइंट है कि वर्तमान शैक्षिक वर्ष में RTE अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रवेश स्तर पर नामांकित विद्यार्थियों की संख्या। तो हम टीचर्स हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि RTE का अधिनियम धारा 12 क्या है। ये 12 धारा वो है जिसमें प्राइवेट स्कूलों में क्लास की 1/4 बच्चों को गरीब वर्ग के लिए आरक्षित किया जाता है, यानी कि गरीब जिनकी आय एक निश्चित आय से कम होती है जो सरकार निर्धारित कर रखी है, उससे कम आय वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। तो उसके तहत कितने बच्चों को एडमिशन दिया है वो उस बारे में ये जानकारी मांगी गई है, हम सरकारी विद्यालय के लिए नहीं है। 1.43 है पॉइंट, क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं? कभी कभी जब हमारा स्कूल चलो अभियान चलता है तो कोई बच्चा अगर रह जाता है तो हम उसे आउट ऑफ स्कूल में काउंट करते हैं और उस बच्चे के लिए फिर हम विशेष कक्षाएं चलानी होती हैं, तो उसके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उसमें हाँ या ना वो आप लिख दें। मैं फिर बता देता हूँ, आपको केवल नंबर लिखना है, हाँ के लिए 1, ना के लिए 2। उसके बाद अपने प्रशिक्षण का यहाँ ब्यौरा देना है आपको कि वर्तमान वर्ष में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित छात्र वो आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे थे वो बालक कितने थे, बालिका कितने थे। गत शैक्षिक वर्ष, जहाँ भी गत शैक्षिक वर्ष की बात होगी मैं बता देता हूँ दोबारा, वो सत्र 2019-20 की बात होगी। 19-20 में अगर आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे तब वो कितने थे बालक और बालिका। गत शैक्षिक वर्ष में विशेष प्रशिक्षण पूरा करने वाले और कितनों ने गत शैक्षिक वर्ष में उसी प्रशिक्षण को पूरा किया था वो आपको यहाँ लिखना है। विशेष प्रशिक्षण जो ये आउट ऑफ स्कूल बच्चों का है कौन चलाता है? स्कूल का अध्यापक, विशेष रूप से कार्यरत कोई अन्य अध्यापक है, या 1 और 2 दोनों, या NGO या अन्य। इनके नंबर लिखने हैं, 1 नंबर लिखना है या 2 लिखना है या 3 लिखना है या 4 लिखना है या 5। आपको इन ब्लॉक्स में केवल नंबर ही फिल करने हैं। अगला है विशेष प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? स्कूल परिसर में, स्कूल परिसर से भिन्न, 1 व 2 दोनों, उसके लिए 3 दबाना है, 3 लगाना है। दिए जा रहे विशेष प्रशिक्षण का प्रकार कैसा है? आवासीय है, गैर आवासीय है, या 1 और 2 दोनों है? उसके लिए आपको या तो 1 भरना है या 2 भरना है या 3 भरना है। ठीक है। हालांकि ये हमारे स्कूलों में होते नहीं आउट ऑफ स्कूल बच्चे, हम सभी बच्चों को नामांकित पहले ही कर लेते हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अगला है वर्तमान वर्ष में उपचारी प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों की संख्या। तो मैं आपको बता देता हूँ, वर्तमान सत्र की जो बात हो रही है वो सत्र 2020-21 की हो रही है और उस सत्र में हमारी सारी ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, तो रेमेडियल टीचर वाले विद्यार्थियों की संख्या हमारी नहीं होगी क्योंकि हमारे विद्यालय पूरी तरह से खुल नहीं पाए थे। ठीक है। शैक्षिक सत्र कब शुरू होता है? हमारा शैक्षिक सत्र 4 यानी कि अप्रैल से शुरू होता है, तो हम केवल 4 लिखेंगे। ठीक है, अप्रैल ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या वर्तमान शैक्षिक सत्र में पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ? हमें पूरा सेट प्राप्त होता है, हम यस लिखेंगे, यानी कि 1 लिखेंगे, यस नहीं। यदि हाँ तो वर्तमान शैक्षिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई थी? तो हमें प्राप्त हुई थी मई में, जून में, जुलाई में, जिस भी महीने में आपको प्राप्त हुई हो उस महीने को आपको लिख देना है। ठीक है। अगला है क्या स्कूल को गत शैक्षिक वर्ष में ग्रेडेड अनुपूरक सामग्री प्राप्त हुई है? ग्रेड अनुपूरक सामग्री होती है किताबों से अलग आपको कोई पढ़ाने के लिए सामग्री मिली है तो आप 1 लिख देंगे, अन्यथा 2 लिख देंगे। तो प्राथमिक स्कूल में पिछले सत्र में काफ़ी सारी सामग्री आई हैं, सहज किताब आई है और भी प्राइमरी स्तर की काफ़ी सारे सामान आया है जो कि ये सामग्री है, तो उसके लिए आप 1 लिख दें, यानी कि यस। अगला पॉइंट है 1.48 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री और खेल सामग्री की उपलब्धता के बारे में है। क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का सेट प्राप्त किया गया है? तो आप अगर हाँ है तो 1 लिख दें, ना है तो 2 लिख दें। इसमें 1 आया क्योंकि हमें सारा सेट प्राप्त होता है। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है? अगर हाँ है तो 1, नहीं है तो 2। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेलकूद और स्पोर्ट्स उपकरण उपलब्ध है? हाँ है तो 1, नहीं है तो 2।
पेज नंबर 6 में शुरुआत है हमारी 1.49 पॉइंट से। गत शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा। मैं फिर दोबारा आपको बताता हूँ, गत शैक्षिक वर्ष का मतलब है 2019 और 20। 2019-20 में आपके स्कूल में कितने दौरे हुए हैं, शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या, ARPs वगैरह ने कितने दौरे किए हैं। CRC मतलब होता है संकुल के आधार पर, मान लीजिए संकुल समन्वयक। इसमें तो अब कोई दौरा हुआ नहीं है क्योंकि NPRC खत्म हो गए हैं, तो इसे आप डैश रहने दीजिए। ब्लॉक स्तर से BRC यानी कि ARP या BEO कितनी बार आए हैं। जिला स्तर से यानी कि BSA या फिर डाइट के स्तर से कौन कितनी बार आया है, उनकी संख्या आपको लिखनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप अपना निरीक्षण पंजिका आपके स्कूल में बनी होगी, आप वो देख सकते हैं, या फिर वो उपस्थिति रजिस्टर में भी साइन करके जाते हैं आपके, आप उसमें भी देख सकते हैं। क्या स्कूल प्रबंध समिति का गठन किया गया। अब यहाँ से स्कूल प्रबंध समिति का कॉलम है ये, तो गठन सभी स्कूलों में है तो 1 लिखेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे स्कूल प्रबंध समिति का हमें विवरण देना है, तो ये विवरण पिछले वर्ष का भरा हुआ है, हमें वर्तमान वर्ष का विवरण देना है। हमें विवरण देना है 2020-21 का। सभी विद्यालयों में जुलाई में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन हुआ है दोबारा से, तो इस विवरण को सारे को हमें चेंज करना है दोबारा से। ठीक है, महिला पुरुष कितने सदस्य हैं। SMC में कुल सदस्य 15 हैं, जिसमें से 11 हमारे अभिभावक हैं, 1 हमारे होते हैं स्कूल के प्रधानाध्यापक, 1 ग्राम प्रधान, 1 ANM और 1 लेखपाल। ये चार सदस्य हमारे अलग होते हैं और बाकी 11 हमारे स्कूल के अभिभावक होते हैं। तो आपको उसमें से जातिवार लिखना है। शिक्षक कितने हैं, शिक्षक 1 रहता है। स्थानीय प्राधिकरण से हमारा 1 रहता है, वो सब आपको लिखना है। गत शैक्षिक वर्ष के दौरान कितनी बैठक आयोजित की गई। गत शैक्षिक वर्ष का मतलब यहाँ पे 2019-20 में कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं, वो यहाँ पर हमें लिखनी है। ठीक है, क्या SMC के लिए अलग बैंक खाता रखा जा रहा है। जी हाँ, SMC का खाता अलग होता है, 1 लिखेंगे। क्या SMC ने स्कूल विकास योजना तैयार की है, उसके लिए भी हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसके बाद उसमें स्कूल के बैंक खाता संख्या, जनपद, खाता धारक का नाम, IFSC कोड वगैरह लिखा होगा, वो आप ढंग से चेक कर लें, अगर गलत है तो उसे ठीक कर दें ताकि वो ठीक फीड हो सके। इसके बाद हमें स्कूल के भवन की जानकारी देनी है। भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण है स्कूल के। स्कूल के भवन की स्थिति कैसी है। सारे भवन हमारे गवर्नमेंट होते हैं सरकारी स्कूलों के, तो भवन की स्थिति हमारी गवर्नमेंट लिख देंगे, यानी कि 3 लिख देंगे हम, गवर्नमेंट ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा। स्कूल भवन का पेज नंबर 7 है इसका। सबसे पहले है कुल भवन, स्कूल के भवन ब्लॉकों की कुल संख्या। तो हमारे जो स्कूल होते हैं वो ब्लॉकों में नहीं बटे होते, इंटर कॉलेज वगैरह जो है वो ब्लॉकों में बटे होते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम केवल 1 भरेंगे। अब आप अपने स्कूल के हिसाब से भर देंगे, पक्का है भवन आपका या आंशिक रूप से पक्का है, कच्चा है, तंबू है, जीन शीन मतलब वो जो है वो उसमें टूट फूट हो रही है, या फिर कोई भवन आपका बन रहा है। 4 दीवारी का प्रकार आपके यहाँ 4 दीवारी किस तरह की है। पक्का मतलब पक्की है, पक्की बट ब्रोकन है, बड़ वायर फेंसिंग या फिर वायर फेंसिंग लगी हुई है, उसमें से आप अपना पॉइंट यहाँ पर केवल नंबर डालना है आपको। ठीक है, अनुदेशात्मक प्रयोजन शिक्षण हेतु उपलब्ध पठन कक्षों की संख्या। पठन कक्ष का मतलब होता है पढ़ने के लिए आपके यहाँ कितने कमरे हैं वो आपको लिखने हैं, कितने निर्माणाधीन है वो लिखने हैं और कितने टूट फूट हैं वो लिखने हैं। ठीक है, अनुदेशात्मक प्रयोजन का मतलब क्लास से मतलब है आपका शिक्षण के लिए उपलब्ध कुल पठन कक्षों में से निम्न की स्थिति के ब्यौरे। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक, हमें प्राथमिक से मतलब है कि कितने हमारे यहाँ कमरे हैं, पठन कक्षों से अलग कितने कमरे हैं वो लिखना है। उसके बाद उनकी स्थिति के हिसाब से हमें यहाँ पर लिखना है, स्थिति के अनुसार पठन कक्षों की संख्या। पठन कक्ष का प्रकार, अच्छी स्थिति में कितने कमरे हैं आपके, पक्के हैं, कच्चे हैं, तंबू हैं वो लिखने हैं। जिन कमरों में मरम्मत की आवश्यकता है वो लिखनी है, अधिक मरम्मत वाले कमरे लिखने हैं। अगला पॉइंट है केवल यहाँ संख्या लिखनी है कमरों की, 1 2 3 जो भी हो। क्या स्कूल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भूमि उपलब्ध है। यदि आपके यहाँ भूमि की उपलब्धता है ज़्यादा तो 1 लिखें वरना 2 लिखें। क्या आपके यहाँ हेडमास्टर के कमरा है तो 1 लिखें वरना तो 2 लिखें। क्या स्कूल में शौचालय है, यदि हाँ तो 1 अन्यथा 2। अब यहाँ पर शौचालय के बारे में हमें ब्यौरा देना है। CWSN यानी कि दिव्यांग बच्चों को छोड़कर अगर जो शौचालय है वो हमें लिखना है। बालक के लिए कितने हैं और कितने कार्यशील हैं, बालिका के लिए कितने और कितने कार्यशील है, और फिर इन दोनों को जोड़ देना है, कुल में कुल और कार्यशील में कार्यशील। कभी कभी ऐसा होता है किसी में 6 होते हैं पर कार्यशील नहीं होते हैं, तो कार्यशील भी यहाँ पर पूछे गए हैं। कार्यशील का जो मतलब है इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब यहाँ पर नीचे दे रखा है, आप इसे पढ़ लेना। इसके बाद पूछा अगला पॉइंट है कि CWSN के अनुकूल कितने हैं, यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए कितने शौचालय हैं, वो आपके यहाँ हो तो वो लिख दीजिएगा। फिर दिव्यांग बच्चों के अनुकूल शौचालय सहित कुल शौचालय, फिर अब इन दोनों का हमें
टोटल यहाँ पर करके लिख देना है। ठीक है। शौचालय के बाद अब मूत्रालय है। मूत्रालय और शौचालय को सरकार ने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। उपलब्ध मूत्रालय की संख्या, कितने हमारे मूत्रालय हैं वो यहाँ पर हमें लिखने हैं। इसमें हमें दिव्यांग का ब्यौरा नहीं। इसमें यह है कि शौचालय वही मूत्रालय बालक बालिका के लिए कितने कितने हैं वो दोबारा से डिटेल टोटल मांगी गई है। क्या निकटतम शौचालय मूत्रालय में साबुन के साथ हाथ धोने की सुविधा है? यदि है तो 1, अन्यथा 2 लिखें। क्या स्कूल परिसर में पेयजल की सुविधा है? क्या स्कूल में पानी है? आपके पानी सब स्कूलों में होता है ज़्यादातर, हाँ है तो 1, नहीं तो 2। अब पानी को भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है। अगर हेड पंप है, उपलब्ध है और कार्यशील, दोनों में अंतर होता है, या तो लगा हुआ है और वो काम भी कर रहा है। तो हेड पंप अगर लगा हुआ है, एक काम भी कर रहा है तो 1। अगर आपके घर में, आपके स्कूल में पैकेट बंद बोतल का पानी आता है, अगर हाँ तो 1, नहीं तो 2। नल लगा हुआ है, हाँ तो 1, नहीं तो 2। ठीक है, आपको ये 5 पॉइंट पढ़ लेने हैं। क्या स्कूल में जल शोधक आरओ उपलब्ध है? आरओ मेरे ख्याल से किसी भी स्कूल में उपलब्ध नहीं होगा, तो यहाँ 2 लिखना है। क्या जल की गुणवत्ता का जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला से की जाता है? मेरे ख्याल से ये भी नहीं होगा, 2 लिखना है। किसी किसी स्कूल में वर्षा के जल संरक्षण के लिए इस बार बनाया गया है सरकार के आदेश के अनुसार, तो अगर आपके स्कूल में बनाया गया तो 1 लिखें, वरना 2 लिखें। भोजन से पहले और बाद में हाथ से साबुन से हाथ धोने की सुविधा है? अगर हाँ है तो 1, अन्यथा 2 लिखें। और कितने स्थानों पर है? हो सकता है कि ज़्यादा बच्चे हैं जैसे स्कूल में, तो एक जगह खाने के बाद नहीं हाथ धो सकते होंगे, तो ये जितने स्थानों पर है उनकी संख्या लिखनी है यहाँ पर। क्या स्कूल में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है? कनेक्शन बहुत से स्कूलों में होते हैं पर क्रियाशील नहीं होते, तो यहाँ उन्होंने 3 दे रखा है। अगर है तो 1, नहीं है तो 2, अगर है और क्रियाशील नहीं है तो 3 लिखें। क्या स्कूल में सौर पैनल है? क्या आपके यहाँ सोलर लाइट है स्कूल में? तो 1, अन्यथा 2 लिखें। अब पुस्तकालय की बारी आती है। अगर आपके स्कूल में पुस्तकालय है तो 1, कितनी पुस्तकें हैं और कौन कौन से प्रकाशन की कितनी पुस्तकें हैं वो यहाँ लिखनी है। बुक बैंक है या नहीं है, उसमें कितनी पुस्तकें हैं वो लिखनी है। और पढ़ने का स्थान, रीडिंग कॉर्नर जैसे सरकार काफ़ी जोर दिया गया था इस बात पर, वो है या नहीं है और उसमें कितनी पुस्तकें हैं वो यहाँ लिखनी है। क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है? हमारे स्कूल में कोई नहीं होता, नहीं लिखना है। स्कूल में समाचार पत्रिका की व्यवस्था है? नहीं लिखना है। क्या खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है? अगर आपके यहाँ खेल का मैदान है काफ़ी बड़ा तो 1 लिखें, अन्यथा 2 लिखें। क्या गत शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों की चिकित्सक जांच की गई थी? गत शैक्षिक वर्ष का मतलब यहाँ पर है 2019-20 में आपके स्कूल में मेडिकल से टीम आई थी, अस्पतालों की जांच की गई थी, वो यहाँ पर लिखनी है आपको। डीवॉर्मिंग की गोलियाँ जो कि बच्चों को कीड़े मारने वाली होती हैं, एल्बेंडाजोल की, वो गोलियाँ बच्चों को कितनी दी गई है? 2 खुराक दी गई हैं तो 1 लिखें, 1 दी गई है तो 2 लिखें, और दी नहीं गई है तो 3 लिखें। क्या WDCD के निर्देश अनुसार बच्चों को आयरन की जो गोली दी जाती हैं, अगर वो दी गई हैं सत्र 2019-20 में तो 1 लिखें, अन्यथा 2 लिखें। क्या अब स्कूल भवन से बाहर निकलने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप मौजूद है? अगर हाँ तो 1, अन्यथा 2। यदि हाँ तो क्या रैंप के लिए हैंड रेल उपलब्ध है? हाँ तो 1, अन्यथा 2। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक है? विशेष शिक्षक हमारे स्कूल में कोई नहीं होता है, तो हम इसे नहीं कर देंगे। अगर आपके स्कूल में कोई विशेष शिक्षक आया हुआ है बाहर से जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप इसमें हाँ लिख सकते हैं समर्पित के तौर पर। क्या स्कूल में किचन गार्डन उपलब्ध है? नहीं। अगर हाँ है तो 1 लिख दें, किचन गार्डन आपने बना रखा है तो। क्या स्कूल में अपशिष्ट एकत्र करने के लिए यानी कूड़ेदान के लिए आपके यहाँ हर एक क्लास में कूड़ेदान लग रहा है तो 1 लिखें, नहीं लग रहा है तो 2, हाँ लेकिन कुछ में तो 3। शौचालय आपके यहाँ है और रसोई आपके यहाँ होगी। अब बात आती है यहाँ पर आपके स्कूल में फर्नीचर कितने हैं बच्चों के लिए उपलब्ध, उन बच्चों की यहाँ पे संख्या लिखनी है। तो जो शेष रह जाएंगे वो हो सकता है आगे की योजना में सरकार आपके यहाँ भिजवा दे। अगला है, अब ये यहाँ से ICT के लिए आ गया है हमारा, भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण, ऑडियो विजुअल जन संबोधन प्रणाली। अगर आपके स्कूल में है तो 1 लिखें, अन्यथा 2। ये मुझे लगता है बहुत ही 1% स्कूलों में ही उपलब्ध होंगी अभी। बायोमेट्रिक अभी हमारे यहाँ तो लगी नहीं है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसके बाद ये सारा डिजिटल कंटेंट है आपके स्कूल में, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई सा एक कंटेंट होगा। हो सकता है किसी स्कूल में प्रोजेक्टर मिल जाए, बस ज़्यादा से ज़्यादा, इसके अलावा कुछ भी चीज़ नहीं मिलने वाली है। तो ज़्यादातर सब में नो 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 लिखना है। क्या पढ़ने के लिए ICT, अगर आप अपने स्कूल में ICT का प्रयोग करते हैं, प्रोजेक्टर का, मोबाइल का या फिर लैपटॉप का, तो 1 लिखें और उस पर कितने घंटे बताते हैं प्रतिदिन, वो यहाँ पर घंटों की संख्या लिखें। अब है पेज नंबर 11। यहाँ पर हमें स्कूल में मौजूद शिक्षकों की संख्या बतानी है। शिक्षकों की संख्या हमारे यहाँ टोटल कितनी है, संविदा पर कितने शिक्षक काम कर रहे हैं वो लिखने हैं। शिक्षा मित्र को कहते हैं संविदा पर काम करने वाले, स्कूल में शिक्षा मित्र है तो वो लिखें, अन्यथा नहीं लिखें। कुल शिक्षकों में से कितने शिक्षकों के पास आधार संख्या है, ज़्यादातर सभी शिक्षकों के आधार कार्ड बन चुके हैं, तो टोटल शिक्षकों की संख्या है यहाँ पर
आएगी। अगला पेज पढ़ते हैं। अगला पेज है हमारा पेज नंबर 12 और इसमें हमें अपने जितने भी शिक्षक या शिक्षा मित्र या अनुदेशक जो भी काम कर रहे हैं हमारे स्कूल में, उनकी हमें ये सब सूचनाएं हमें देनी है। सूचनाएं क्या क्या है फटाफट पढ़ लेते हैं। यहाँ शिक्षकों की संख्या 1 2 3 4 जो भी है। सबसे पहले शिक्षक का कोड डालना है हमें, फिर उसका नाम, उसका लिंग, जन्म तिथि, सामाजिक श्रेणी, कौन सी श्रेणी का है वो, अध्यापक का प्रकार यानी कि संविदा पर है या सहायक अध्यापक है या प्रधान अध्यापक है, नियुक्ति किस तरह नियुक्त हुआ है वो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। इस तरह से सारे पॉइंट हैं। जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर ये है, आपको बीआरसी और डाइट से गत शैक्षिक वर्ष में यानी कि सत्र 2019-20 में जो भी प्रशिक्षण मिले हैं, मेरे ख्याल से निष्ठा का प्रशिक्षण हुआ था, या डाइट से जो भी प्रशिक्षण मिले हैं वो यहाँ पर आपको दिनों में भरने हैं, कितने दिन का प्रशिक्षण मिला है। ठीक। गैर शैक्षणिक काम अगर किसी में की ड्यूटी लगी है किसी बीएलओ वगैरह में तो वहाँ वो लिख सकते हैं, स्पेशल ड्यूटी है तो कोई। उसके बाद आपने गणित विज्ञान अंग्रेजी वगैरह की कहाँ कहाँ तक पढ़ाई की है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है हमारे नए दाखिले, नामांकन एवं पूर्णावर्तक रिपीटर्स। इसमें नए दाखिले हमें लिखने हैं। पूर्व प्राथमिक भाग में कुल नामांकन यानी कि एलकेजी यूकेजी जो कि हमारे स्कूल में है नहीं, ये प्राइवेट स्कूलों के लिए है। अब कक्षा प्रथम में नए दाखिले, पहली कक्षा में कितने दाखिले हुए हैं हमें वो लिखने हैं। 5 वर्ष से छोटे वाले कितने बच्चे लड़के लड़कियां आए हैं, 5 वर्ष के कितने आए हैं, 6 वर्ष के, 7 वर्ष के और 7 वर्ष से बड़े कितने आए हैं। उसके बाद इन दोनों को हमें टोटल करके दिखा देना, बालक का अलग बालिका का अलग। कक्षा प्रथम में कुल बच्चों में से पूर्व विद्यालय अनुभव वाले बच्चों की संख्या, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो उसी स्कूल के हैं या दूसरे स्कूल के हैं या फिर आंगनवाड़ी से आए हैं, उनकी संख्या यहाँ पर बालक बालिकाओं के हिसाब से ये पूरा कॉलम भरा जाएगा। सत्र 2020-21 में बच्चों के नामांकन की यहाँ पर जानकारी देनी है। पूर्व प्राथमिक जो कि हमारे लिए नहीं है तो इसे हम काट सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन सारे बच्चों की हमें यहाँ पर जानकारी देनी है। ठीक है। जातिवार हमें हर क्लास के लिए बॉय और गर्ल के हिसाब से नामांकन की जानकारी देनी है। फिर इस नामांकन में से जो भी बच्चे, ये हमें फिर काट देना है, जो भी बच्चे मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर स्कूलों में मुस्लिम मिलेंगे, उन्हीं क्लासों के हिसाब से बॉय और गर्ल में उसे लिख देना है। ठीक है। वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए है ये, यानी कि 30 सितंबर 2020 के लिए। ठीक। उसके बाद कुल नामांकन में से जिनके पास आधार है वो भी क्लास वाइज आपको लिख देने हैं। जो बीपीएल बच्चे हैं, आधार वाले बच्चे यहाँ लिखेंगे, बीपीएल वाले बच्चे हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। ट्रांसजेंडर हमारे स्कूल में होती नहीं है, मुश्किल है, तो इसे काट देंगे। ठीक। अब इसी में से जो उम्र के हिसाब से हमें बच्चों को बांटना है कि पहली कक्षा में 5 वर्ष से छोटे कितने लड़के लड़कियां हैं, 5 वर्ष के कितने हैं, 6 वर्ष के कितने हैं, 7 के कितने, उन्हें यहाँ पर उनके कॉलमों के हिसाब से लिखना है। ऐसे दूसरी कक्षा में कितने हैं, जिस भी उम्र का बच्चा होगा वो उसी कक्षा में, बॉय है तो बॉय के आगे गिनती कर लेंगे। 13 साल के, अगर मान लीजिए दूसरी कक्षा में 8 साल के 3 लड़के हैं तो 8 साल के दूसरी कक्षा में यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो इसका टोटल होगा वही टोटल हमारे ऊपर जो संख्याएं आई हुई हैं, ऊपर जो बच्चों की संख्या लिखी है हमने 30 सितंबर को, इस वाले कॉलम में इसका टोटल भी सेम होना चाहिए। ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं, हमें जो बच्चों की संख्या भरनी है वो 30 सितंबर 2020 के हिसाब से भरनी है, और जो टीचर्स की जो डिटेल भरनी है वो हमें वर्तमान के हिसाब से भरनी। नंबर है वो है वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा अनुसार नामांकन अनुदेश शिक्षण के माध्यम। अनुदेश का मतलब होता है मीडियम, कि किस मीडियम से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 ही मीडियम होते हैं स्कूलों में, हिंदी, और कुछ हमारे स्कूल इंग्लिश मीडियम के भी चल रहे हैं। तो वहाँ पर वही बच्चों की संख्या हमें बॉय गर्ल की देनी है। जैसे ज़्यादातर स्कूल हिंदी मीडियम के हैं तो केवल बॉय गर्ल की संख्या हमें क्लास वाइज हमें 5th क्लास तक देनी है। रिपीटर्स की संख्या वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा के तहत पूर्णावर्तक रिपीटर्स हमारे स्कूल में नहीं होते क्योंकि हम किसी को फेल नहीं करते हैं। रिपीटर्स में ही हमें श्रेणी बतानी थी तो इसे भी काट देंगे जब रिपीटर्स नहीं है तो। इसके बाद जो वर्तमान शैक्षिक सत्र में 30 सितंबर 2020 के आधार पर अगर आपके स्कूल में कोई दिव्यांग बच्चा हुआ है और वो किस श्रेणी में आता है, यहाँ पर सारे प्रकार दे रखे हैं। बौनापन है, आत्मविमोह स्पेक्ट्रम, मस्तिष्क आघात है, मांसपेशीय डिस्ट्रोग्राफी है, तो उसे उसके क्लास के हिसाब से यहाँ पर उसकी संख्या देनी है ताकि उसे अगर सरकार की कोई योजना हो, कोई उपकरण देने की उसके हिसाब से, तो उसे मिल सके। अगला पेज नंबर है, उसमें क्या है, बच्चों को दिए गए प्रोत्साहन एवं सुविधाएं केवल सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए। बच्चों को दी गई सुविधाएं गत शैक्षिक वर्ष यानी कि 2019-20 में बच्चों को जो जो सुविधाएं मिली हैं वो इसमें हमें संख्या भरनी है। पाठ्य पुस्तकें
सामान्य जाति के कितने बालक बालिकाओं को मिली हैं, एससी के कितने बालक बालिकाओं को मिली हैं, वो सारी संख्याएं देनी है। कुल में से फिर मुस्लिम कितने हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। वर्दी का मतलब यहाँ पर हमें ड्रेस से है, ड्रेस कितने बच्चों को मिली है। परिवहन सुविधा हमारे यहाँ मिलती नहीं है, अनुरक्षक कोई है नहीं और साइकिल भी मिलती नहीं है। और ये आपको याद रखना, ये 2019-20 की संख्या आपको देनी है। इसके बाद वर्तमान शैक्षिक सत्र में, यानी कि पिछले गत शैक्षिक सत्र में 2019-20 में आपको जो दिव्यांग बच्चों को जो कोई सुविधा अगर स्कूल की तरफ से दी गई है तो वो यहाँ पर लिखनी है। जैसे किसी को अगर सुनने की मशीन दी गई है बालिका को, तो उसका यहाँ पर 1 नंबर, एक बालिका को तो 1 लिख देना है। ठीक है। अगला पेज है हमारा प्रारंभिक स्तर पर वार्षिक परीक्षा के परिणाम। यानी कि कक्षा 5वीं के लिए जो हमारा परिणाम आया था 2020 सत्र का, जो कि पेपर ही नहीं हुए तो परिणाम नहीं आ पाया, इस वजह से ये वाले कॉलम हमारे खाली छोड़े जाएंगे। ठीक है। अगला है हमारा आय व्यय का हमें विवरण देना है। यानी कि अगर स्कूल अवदान, इसका मतलब है कंपोजिट ग्रांट में स्कूल में कितने पैसे आए हैं, वो स्कूल में बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं उस हिसाब से कितने आए कितने खर्च किए। पुस्तकालय के लिए कितने आए कितने खर्च किए। शारीरिक शिक्षा के लिए यानी कि खेल कूद के सामान के लिए कितने आए और कितने खर्च किए। मीडिया वाले हमारे यहाँ कुछ आते नहीं हैं, एसएमसी के लिए कितने आए कितने खर्च किए। प्री स्कूल वाला हमारे से मतलब नहीं है, बड़े मरम्मत के लिए अगर कोई आपका पैसा पास हुआ है कितना आया और कितना खर्च किया। इसके अलावा एनजीओ वगैरह से, पीएसयू से या समुदाय अन्य से जो भी पैसा आया है वो हमें यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति सूची पंजिका रख रखा है। क्या स्कूल में खेल उपकरण के लिए पंजिका है तो 1 अन्यथा 2 लिख दें। आईसीटी अगर सामान है स्कूल में, क्या उसकी पंजिका है तो 1 अन्यथा 2 लिख दें। पुस्तकालय की किताब के लिए कोई पंजिका है तो 1 अन्यथा 2 लिख दें। लास्ट पेज है इसका, इसमें हमें पीजीआई के अन्य संकेतक दे रखे हैं, बहुत आसानी से आप इन्हें पढ़ के लिख सकते हैं। केवल इसमें हाँ के लिए 1 और नहीं के लिए 2, केवल ये 2 ही अक्षर इसमें लिखने हैं। शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है संख्या लिखनी है यहाँ पर, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। क्या स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेने के लिए है कोई प्रणाली, हाँ है तो 1 अन्यथा 2 लिखें। क्या स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेने के लिए कोई प्रणाली है, हाँ तो 1 अन्यथा 2 लिखें। क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है, इसके लिए आप 1 लिख दें। क्या स्कूल ने मूल्यांकन के आधार पर योजनाएं बनाई हैं सुधार की, हाँ है तो 1 अन्यथा 2 लिखें। पीएफएमएस के तहत पंजीकृत हमारा स्कूल अभी नहीं हुए हैं, इसके लिए हमें 2 लिखना है। यूथ क्लब स्कूल में है, हाँ है तो 1 अन्यथा 2। इको क्लब, क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मेरे ख्याल से पूरे जिले में हो गए हैं, तो इसके लिए आप 1 लिख दें, क्योंकि ऊपर से शासन द्वारा इसका पैसा भी इस बार दिया गया था बीएसए स्तर पर। इसके बाद यहाँ पर स्कूल की सुरक्षा की गाइडलाइन है, आपके स्कूल में जो भी है। अग्निशमन यंत्र यदि आपके यहाँ है तो 1 अन्यथा 2 लिखें। इसके लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी इस बार सरकार द्वारा दिया गया था, जो कि शारीरिक शिक्षा के अनुदेशक थे, उन्होंने स्कूल में आकर दिया था। अगर वो आपके स्कूल में भी हुआ है और आपके स्कूल में वो अनुदान मिला है तो आप उसके यहाँ पर हाँ और ना में 1 या 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार आप इसे पढ़ के अपने स्कूल के हिसाब से भर देंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा यूडाइश फॉर्म भरना बताया है, कहाँ कहाँ 2019-20 की जानकारी देनी है, कहाँ कहाँ 2020 और 21 की जानकारी देनी है, वो मैंने आपको बताया है। इसे अपने आप भी फीड कर सकते हैं। जिस वेबसाइट पर ये फॉर्म फीड होगा मैं उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपने स्कूल के अक्षांश और देशांतर जानने के लिए जो भी एप्लीकेशन है और उससे कैसे जानना है, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके बाद आपको लास्ट पेज है ये इसका, इसके बाद आपको यहाँ पर स्थान यानी कि अपने स्कूल का नाम, तारीख, अपना नाम, अपने हस्ताक्षर और यहाँ पर अपनी मोहर मारकर आपको बीआरसी यानी कि सीआरसी पर इस बार जमा कर देनी है। तो मैंने आपको इसमें यूडाइस फॉर्म पूरा भरना बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी यूडाइस फॉर्म भरने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।